नमस्कार। आज हम इग्नू के ब्रिटिश पोएट्री कोर्स MEG 01 के 8वें ब्लॉक पर फोकस कर रहे हैं। ये है विक्टोरियन कवियों के बारे में। हमारे पास इसके नोट्स हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर के कुछ खास कवियों और उनकी रचनाओं की अहम बातें समझी जाएं। जी। ये वो दौर था, विक्टोरियन युग, मोटे तौर पर कहें तो 1837 से 1901, जब इंग्लैंड में ना बहुत कुछ बदल रहा था तेजी से। समाज, विज्ञान, धर्म, राजनीति भी। हाँ बिल्कुल, उथल पुथल का समय था। और ये उथल पुथल उनकी कविताओं में भी दिखती है ना? एक तरफ पुरानी परंपराएं थीं, जी। दूसरी तरफ नई सोच आ रही थी। कहीं विश्वास था तो कहीं गहरा शक। चलिए इसी में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं आज। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कविता आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। ये उस बदलते हुए समाज का एक तरह से आईना है। आईना है, सही कहा। जहां वो आस्था और संदेह, या कहें खूबसूरती और सामाजिक जिम्मेदारी, इनके बीच का जो टकराव है वो साफ दिखता है। ये हमें उस वक्त के लोगों की सोच, उनकी जद्दोजहद, उसको समझने का एक जरिया देती है। तो शुरुआत करें रॉबर्ट ब्राउनिंग से। उनकी कविता माई लास्ट डचेस का जिक्र है नोट्स में। कमाल की है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये असल में होता क्या है? हाँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसको ऐसे समझे जैसे कोई किरदार है, वो बोल रहा है। अकेला? अकेला नहीं, मतलब सामने कोई सुनने वाला होता है पर वो चुप रहता है। और ये किरदार बोलते बोलते अनजाने में ही अपने राज खोल देता है। अच्छा। अपना असली चरित्र दिखा देता है। अच्छा। जैसे माय लास्ट डचेस में वो ड्यूक अपनी दिवंगता पत्नी की तस्वीर दिखाते हुए बात कर रहा है, और बातों बातों में ही पता चल जाता है कि वो कितना घमंडी, कितना कंट्रोलिंग किस्म का इंसान था। ब्राउनिंग की खासियत यही है कि वो रोजमर्रा की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे किरदार के मन की गहरी परतें उघाड़ देते हैं। हाँ। इसमें गजब की मनोवैज्ञानिक गहराई है और विडंबना भी। और ये उस वक्त की सत्ता, नियंत्रण, पितृसत्ता पर भी शायद एक इशारा है। हाँ बिल्कुल, ये सब थीम्स उसमें मौजूद हैं। उन्होंने जैसे काव्य कथा को एक नया ही आयाम दे दिया। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ शब्दों से ही पूरा किरदार और उसका माहौल उभर आता है। अच्छा, तो ब्राउनिंग जहां किरदारों के मन की गहराइयों में उतर रहे थे, वहीं कुछ कवि बिल्कुल अलग दिशा में भी जा रहे थे, जैसे डांटे गैब्रियल रोसेटी। सही कहा, डीजी रोसेटी और उनके साथी, वो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड वाले। हाँ, सुना है। उनका मानना था कि रैफेल से पहले की जो कला थी, मतलब मध्ययुगीन कला, वो ज्यादा सच्ची और भावनापूर्ण थी। और उनकी कविता द ब्लेस्ड डेमोजेल में ये सोच दिखती है। उसमें क्या है खास? उसमें स्वर्ग में बैठी एक प्रेमिका है, डेमोजेल, जो नीचे धरती पर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। रोसेटी की शैली में ना कल्पना बहुत है, मध्ययुगीन माहौल है, प्रतीकवाद कूट कूट कर भरा है। अच्छा। वो अक्सर प्यार, मौत, आध्यात्मिक मिलन और एक तरह की आदर्श सुंदरता, इन विषयों पर लिखते थे। और उनकी खासियत थी कि वो शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक इच्छा को मिला देते थे, जैसे मानो सांसारिक प्रेम ही स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता हो। यानी कला, भावना, सुंदरता, इस पर जोर था। अब इन्हीं की बहन थी क्रिस्टीना रोसेटी। उनकी कविता गॉब्लिन मार्केट का भी जिक्र है नोट्स में। उनका अंदाज कैसा था, इनसे अलग? हाँ, क्रिस्टीना का स्वर काफी अलग है, ज्यादा आध्यात्मिक कह सकते हैं, और अक्सर स्त्री अनुभवों पर केंद्रित है। गॉब्लिन मार्केट की बात करें तो वो एक परिकथा जैसी लगती है सुनने में। परिकथा मतलब बच्चों वाली? लगती है पर है नहीं। उसमें दो बहनें हैं, लॉरा और लिजी, और कुछ अजीब फल बेचने वाले गॉब्लिन पुरुष हैं। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कविता बहुत लयबद्ध है और प्रतीकों से भरी हुई है। तो इसका गहरा मतलब क्या हो सकता है? इसे अक्सर एक नारीवादी नजरिए से देखा जाता है। इसमें बहन का प्यार दिखता है, प्रलोभन है, शायद वर्जित इच्छाएं, खासकर उस दौर में स्त्री कामुकता को लेकर जो टैबू थे। फिर त्याग है, और आखिर में मुक्ति। वो जो गॉब्लिन के फल है ना, वो शायद विक्टोरियन समाज के जो खतरनाक प्रलोभन थे उनका प्रतीक हो सकते हैं। इसमें नैतिक और धार्मिक तनाव भी साफ झलकता है। बाप रे, मतलब एक ही परिवार में दो कितने अलग तरह के कवि। और फिर आते हैं ऑस्कर वाइल्ड। उनका नाम तो सबने सुना है। उनकी कविता द बैलेड ऑफ रीडिंग गॉल, ये तो उनके अपने जेल के अनुभव पर आधारित है, सही? हाँ बिल्कुल, वाइल्ड का मामला तो एकदम ही अलग है। वो सौंदर्यवाद यानी एस्थेटिज्म के बड़े पैरोकार थे। मतलब कला के लिए? हाँ, कि कला का कोई नैतिक या सामाजिक उद्देश्य होना जरूरी नहीं, वो अपने आप में खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन द बैलेड ऑफ रीडिंग गॉल में वो अपनी इस सोच को जैसे पलटते हुए दिखते हैं। अच्छा, कैसे? यहाँ वो जेल की क्रूरता, अन्याय, सजा का जो सिस्टम है,
और कैदियों की जो पीड़ा है उसको दिखाते हैं बहुत गहराई से। वो सौंदर्य का इस्तेमाल ही करते हैं गहरी मानवीय पीड़ा और सामाजिक आलोचना को व्यक्त करने के लिए। ये कविता उनके व्यक्तिगत सदमे को तो दिखाती ही है, साथ ही उस वक्त की जो दंड व्यवस्था थी उसकी क्रूरता पर भी एक मार्मिक टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विक्टोरियन युग में कविता कितने अलग अलग रूप ले रही थी। एक तरफ ब्राउनिंग का मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, फिर रॉसेटी भाई बहन का वो प्रतीकवाद और रहस्यवाद, और फिर वाइल्ड की ये सौंदर्यवादी आलोचना, सब अपने अपने तरीके से उस दौर के दबावों और बदलावों से जूझ रहे थे, कह सकते हैं। बिल्कुल सही। ये सभी कवि चाहे वो समाज की मान्यताओं को चुनौती दे रहे हों या फिर कला में ही सुकून ढूंढ रहे हों, उस युग की जटिलता को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाते हैं। और जब हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो लिंग भूमिकाओं पर सोचना, खासकर क्रिस्टीना रोसेटी में, या किरदारों की साइकोलॉजी पर ध्यान देना ब्राउनिंग और डीजी रोसेटी में, और समाज में कला की क्या भूमिका है वाइल्ड में, इन पहलुओं पर गौर करना बड़ा फायदेमंद होता है। हाँ, इससे उनकी रचनाओं की गहराई और अच्छे से समझ आती है। जी बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट मिलता है। तो ये थी विक्टोरियन युग के 4 कवियों, रॉबर्ट ब्राउनिंग, डांटे गैब्रियल रोसेटी, क्रिस्टीना रोसेटी और ऑस्कर वाइल्ड की एक संक्षिप्त पर उम्मीद है ज्ञानवर्धक पड़ताल। हर किसी का अपना अलग अंदाज, अपनी अलग चिंताएं। हाँ, और जाते जाते बस एक ख्याल आता है मन में। ये विक्टोरियन कवि अपने समय के बड़े मुद्दों से जूझ रहे थे। बदलाव, नैतिकता, विश्वास का संकट, कला का मकसद क्या हो। क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं कि आज के कवि हमारे समय के जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का असर, जलवायु परिवर्तन, पहचान की राजनीति, इनको कैसे अपनी कविताओं में बुन रहे होंगे। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शायद उतनी ही शिद्दत से, और यकीनन बिल्कुल नए अंदाज में, नए रूपों में। यकीनन सोचने और खोजने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही।